हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आउटसोर्सिंग एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। इतना हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटसोर्सिंग यानी कि बाह्य प्रापण और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये WTO। ठीक है, तो ये जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का ही परिणाम है आउटसोर्सिंग और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं ये आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उदारीकरण का क्या तात्पर्य है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रिवीजन के लिए क्या है, उदारीकरण का क्या तात्पर्य है। तो अब पहला पॉइंट है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण में कमी, राष्ट्रीयकरण, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण में कमी। यानी कि लिबरलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि उसको उदारता बरतना, यानी कि जो पहले बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन लगा दिए गए थे सरकार के द्वारा, उन नियंत्रणों में कमी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा राजकोषीय सुधारों का उपाय नहीं है। कर सुधार, सार्वजनिक व्यय में सुधार, सार्वजनिक ऋण पर नियंत्रण और ब्याज दर में बदलाव। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, ब्याज दर में बदलाव। क्योंकि जो ब्याज दर है वो कौन तय करता है, RBI। और ये सरकार की जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी, RBI की कौन सी पॉलिसी है, ये मॉनेटरी, इसलिए ये फिस्कल पॉलिसी में नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत प्रशुल्क दर क्या हुआ था। जब नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी तो प्रशुल्क दर घटाए गए थे, बढ़ाए गए थे, स्थिर रहे उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर आएगा इसका, घटाए गए यानी कि रिड्यूस हुए थे। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, आउटसोर्सिंग। जैसे कि आप इमेज से देख सकते हैं, आउटसोर्सिंग बाह्य प्रापण, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बाह्य प्रापण। इसमें क्या है, इट रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ टू एक्सटर्नल सोर्सेज। यानी कि इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। आउटसोर्सिंग यानी आउटसोर्स कराना, यानी कि बाहर से किराए पर सेवाएं लेना। ठीक है, और यह है वैश्वीकरण का ही परिणाम है। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें जो कुछ गतिविधि जो है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो तीसरी पार्टी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। यानी कि जैसे हमें कुछ, सपोज हमें कार बनानी है, ठीक है, तो कार के जो जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं वो सब अपने यहाँ नहीं बनाकर क्या करेंगे, अलग अलग कंपनी को दे देंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटसोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब आउटसोर्सिंग क्या है, जो वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। ठीक है, अच्छा, आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ क्यों बढ़ता जा रहा है, किसकी वजह से, IT, यानी कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होता जा रहा है, इसलिए जो है आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है। अच्छा, कुछ हमारे जो है आउटसोर्सिंग में कुछ हमारे एक्रोनिम्स, कुछ संक्षिप्त शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा EPO है, EPO क्या है, इंजीनियरिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ITO इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग, KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, RPO रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना। मेन हमारा जो है आउटसोर्सिंग में क्या यूज किया जाता है, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मेन हमारा क्या होता है इसमें, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अच्छा, कुछ आउटसोर्सिंग के एग्जांपल्स हैं क्या क्या, जैसे कि इसका आपके लिए क्वेश्चन भी पूछा गया है लास्ट में कि BPO की आउटसोर्सिंग में आउटसोर्सिंग से क्या क्या हो सकता है, आउटसोर्सिंग के एग्जांपल बताइए, कोई 5 एग्जांपल बताइए। तो ये लास्ट में क्वेश्चन ही पूछा गया है आपसे। तो पहला एग्जांपल क्या होगा, जैसे BPO रिकॉर्ड कीपिंग रखवाते हैं बाहर से, रिकॉर्ड कीपिंग की आउटसोर्सिंग करते हैं। अकाउंटेंसी भी, अकाउंट्स कीपिंग का काम भी करवाया जाता है। बैंकिंग सर्विसेज है, म्यूजिक रिकॉर्डिंग है, फिल्म एडिटिंग है, बुक ट्रांसक्रिप्शन है, क्लिनिकल एडवाइस। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है हमारा, क्लिनिकल एडवाइस। ये क्या है हमारा, BPO। ये क्या है हमारा, फिल्म एडिटिंग वगैरह है। ये हमारा बुक ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, ये हमारा बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक, अच्छा, अब आता है हमारा कि आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा आउटसोर्सिंग से कि विश्व अर्थव्यवस्था का घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाएगा। यानी कि जब हम बाहर से आउटसोर्स कराएंगे
या विदेश वाले या जो अब्रॉड में रहते हैं वो हमारे यहाँ कंपनियों को ठेका देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का उनके साथ क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, एकीकरण होगा, जो कि वैश्वीकरण में हमने यही पढ़ा, वैश्वीकरण में क्या था, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो अन्य देशों के साथ क्या होगा, उसका एकीकरण होगा। दूसरा क्या है, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का स्रोत, कि जितना हम आउटसोर्स करेंगे, यानी कि जो लोग बाहर से, अगर हम बाहर की कंपनियां हमसे आउटसोर्स कराएंगी तो हमारे यहाँ क्या आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी। ठीक, एमएनसी प्रक्रियाओं का अनुभव हो जाएगा, हमारे जो भी हमारे, जैसे हमारे भारत के एम्प्लॉई हैं उन कंपनीज में काम करेंगे तो जो मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे काम करते हैं उसका अनुभव मिलेगा हमारे जो देश के निवासी हैं वो, और हमारे जीडीपी में भी वृद्धि होगी। तो अगर ये पूछा जाए कि वायु प्रापण के बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप ये 4 बता सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि जो भारत है वो तेज़ी से, यानी कि जो भारत है वो तेज़ी से वायु प्रापण का स्रोत बनता जा रहा है, यानी कि आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सस्ता और कुशल श्रम मिल जाता है ना, सस्ता और कुशल श्रम मिल जाता है, सस्ता है हमारे यहाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर क्या है, आईटी का तेज़ी से विकास। हमारे इंडिया में आईटी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास तेज़ी से होता जा रहा है, इसलिए आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे यहाँ सस्ता कुशल श्रम मिल जाता है। इसलिए लोग जो है, इसलिए जो विदेशी हैं या बाहर की जो कंपनियां हैं हमसे इंडिया से आउटसोर्स कराना पसंद करती हैं, यहाँ से आउटसोर्स की सेवाएं लेना पसंद करती हैं। अब आता है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारे वैश्वीकरण का ही परिणाम है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ये कब हुई थी हमारी, 1995 में, 1995 में हुई थी। व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौते गैट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट, इसका सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पे, फुल फॉर्म है गैट की, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट को 1948 में 23 देशों के साथ विश्व व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो प्रारंभ में इसमें कितने देश थे, 23। ठीक है, और कब, 1948 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित किया जा सके। इसका पर्पस क्या था, WTO की स्थापना क्यों की गई थी, यानी कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें सभी देशों को समान अवसर प्राप्त हो व्यापार का। और जो बहुपक्षीय समझौते क्या होते हैं, यानी कि जो दो से अधिक देशों के बीच व्यापार किए जाते हैं उन समझौतों को क्या कहते हैं, बहुपक्षीय व्यापार समझौता कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। द्विपक्षीय, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल यानी कि दो देशों के बीच। इसका हमारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते का अर्थ क्या है। तो द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मतलब क्या है, दो देशों के बीच वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित व्यापार समझौते। ठीक है, दो देशों के बीच जो किए जाते हैं बायलैटरल। और मल्टीलैटरल क्या होता है, दो से अधिक देशों के बीच में जो समझौते किए जाते हैं उन्हें कहते हैं मल्टीलैटरल। उसके बाद क्या है, WTO के, इसका फंक्शन क्या रहा, इसका हमारा जो था WTO का मेन फंक्शन क्या रहा हमारा, कि एक नियम आधारित व्यापारिक शासन स्थापित करने के लिए जिसमें राष्ट्र व्यापार पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, और सेवाओं के उत्पादन व्यापार को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई कि भाई विश्व में जो सेवाओं का उत्पादन हो, विश्व में आपस में देशों में व्यापार बढ़े। ठीक है, विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, है ना, यानी कि विश्व में जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग इष्टतम हो, अनुकूलतम उपयोग हो। पर्यावरण की रक्षा के लिए भी किया गया। प्रशुल्क के साथ साथ गैर प्रशुल्क बाधाओं को हटाने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है हमारा कि भाई प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाएं क्या होती हैं, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो प्रशुल्क बाधाएं क्या होती हैं, ऑल द रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाय ए गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेज, यानी कि सरकार के द्वारा जो कर के रूप में, सरकार के द्वारा कर के रूप में जो आयात पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, किसके रूप में, कर के रूप में जो आयात पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे कहते हैं टैरिफ बैरियर, यानी कि प्रशुल्क बाधाएं। और नॉन टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं, कर के अलावा जो सरकार अन्य प्रतिबंध लगाती है वो क्या कहलाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। उसमें क्या क्या आता है, जैसे आयातित वस्तुओं की मात्रा कितनी रखनी है, उनकी गुणवत्ता क्या होगी, तो जो कर आएगा वो हमारा किस में आएगा, प्रशुल्क में आएगा। और आयातित वस्तु की मात्रा, उनकी गुणवत्ता पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन टैरिफ बैरियर कहलाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब WTO का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा।
WTO से क्या हुआ कि अधिक से अधिक निर्यात के अवसर, वस्त्रों और वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि, कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि, यानी कि WTO का ये प्रभाव हुआ कि हमारे यहाँ से ज़्यादा निर्यात हुआ। ठीक है, वस्त्रों के निर्यात में भी वृद्धि हुई, वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई और कृषि उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि हुई। और क्या हुआ लाभ? डंपिंग की समस्या, विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों पर कम विकसित देश में माल की थोक बिक्री केवल पूंजी के मुक्त प्रवाह की वकालत करते हैं, श्रम की नहीं। पूंजी का मुक्त प्रवाह विकसित देशों के लिए अधिक लाभकारी है। तो WTO का भारत पर प्रभाव हुआ। अब असाइनमेंट से आपका क्वेश्चन से रिवीजन के लिए कि WTO की स्थापना कब हुई थी हमारी? 1955 में। गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। WTO का कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। इनमें कौन सा WTO का उद्देश्य नहीं है? देखो, सदस्य देशों के व्यापार का विस्तार WTO करता है, अल्पविकसित देशों में जीवन स्तर में वृद्धि करता है, पर्यावरण संरक्षण करता है, सदस्य देशों के भुगतान शेष में सुधार, ये WTO का उद्देश्य नहीं है। प्रारंभ में कितने सदस्य थे WTO में? 23 थे। अच्छा, कौन सा बाह्य प्रापण नहीं हो सकता? करेंसी नोट छापना, क्योंकि करेंसी नोट कौन छापता है? RBI। इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इन इंडिया, भारत में बाह्य प्रपण का प्रभाव क्या है? उपरोक्त सभी। अच्छा, हमारे यहाँ जो है आउटसोर्सिंग तेज़ी से उभरता जा रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कुशल श्रम की उपलब्धता। ठीक है, और WTO से कौन सा व्यापार आता है? द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, दोनों व्यापार आते हैं हमारे। अच्छा, भारतीय कंपनी कौन सी है MNC जो इंडिया की है? वो हमारी कौन सी है? रिलायंस। अब आपका असाइनमेंट है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन आपको PDF से इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन इसका आंसर मिल जाएगा, और मैंने जो आपको PDF भेज रखी है इसमें भी इसका आंसर है। एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। द्विपक्षीय क्या है? दो देशों के बीच व्यापार। बहुपक्षीय क्या है? दो से अधिक देशों के बीच व्यापार। प्रशुल्क, प्रशुल्क क्या है? कर के रूप में जो टैक्स लगाया जाता है आयात के ऊपर। गैर प्रशुल्क क्या है? जो आयातित वस्तु की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? वैश्वीकरण के संदर्भ में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। ये आपको क्वेश्चन इससे नोट्स में ही मिलेगा कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका जो है प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है, और राष्ट्र जो है, और राष्ट्र इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये होगा। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इसको कि बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है। आप क्या सोचते हो? हाँ, बाह्य प्रापण जो है भारत के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे रोजगार, क्योंकि इससे क्या मिलेगा आपको? हमारे जो इंडियन हैं उनको क्या मिलेगा? एक तो रोजगार मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा? तकनीकी ज्ञान का विनिमय, यानी कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग्यता, और यानी कि हमारी जो हमारे इंडियंस हैं उनकी क्या बनेगी? अंतर्राष्ट्रीय योग्यता डेवलप होगी, है ना। और हमारे जो देश में जो जीवन स्तर है लोगों का वो ऊँचा उठेगा, गरीबी का उन्मूलन होगा। ठीक है, लेकिन विकसित देश क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? क्यों? क्योंकि जो उन विकसित देश, अगर हमारे यहाँ से आउटसोर्सिंग हो जाएगी तो उनके यहाँ पर जो लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, उनके यहाँ रोज़गार के अवसर कम होंगे, उनके यहाँ जो देश, उनके जो निवासी हैं उनको लिए नौकरी का खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, अच्छा, भारत को किन कारणों से बाह्य प्रापण का पसंदीदा गंतव्य माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सस्ता श्रम है और कुशल मजदूर हैं। ठीक है, और अनुकूल यहाँ पर सरकारी नीतियाँ हैं। ठीक है, किन्हीं 5 सेवा को उल्लेख करें जिनका बाह्य प्रापण संभव है। ये मैंने इसका जो आंसर है आपके PDF में ही है। ठीक है, चलिए अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है।